नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं गोविंद कुमार नागर A to Z स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसा कि पता है कि अपन राजस्थान भूगोल की एक सीरीज चला रखी है और उसके तहत अपन ने थार का प्रदेश, अरावली प्रदेश संपूर्ण कर लिया था, है ना। और अब जो तीसरा फीचर है यानी तीसरा भौतिक भूभाग है उसका नाम है पूर्व का मैदान या पूर्वी मैदान जिसे अपने कहते हैं। तो चलते हैं साथियों, बहुत सुंदर टॉपिक है, धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं कि पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। प्यारे साथियों, होता यूं कि ये है अपना राजस्थान बेसिक सा, ये है थार का प्रदेश और ये है अरावली और ये है पूर्वी मैदान। जैसे इसका इतना भाग भी आता है, ये है पूर्वी मैदान। मैदान जो है वो आपको पता ही है कि जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई तक, समुद्र तल से जो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई तक समतल भूभाग हो, जिस पे आवासीय हो, जो क्या हो, आवासीय हो, रहने लायक हो, ठीक है, जिस पे खेती की जा सके, जिस पे पशुपालन किया जा सके, जिस पे स्थायी जनसंख्या निवास करती हो, उसे मैदान कहते हैं। जिस पर यानी कि जीने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या निवास, घनत्व ज़्यादा हो, उसे मैदान कह सकते हैं। वैसे अब आप कहोगे जी पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं लेकिन घनत्व तो ज़्यादा नहीं है, पठारों पे लोग रहते हैं लेकिन वहाँ खेती नहीं होती, कोई नहीं एक आधी विशेषता है जो वहाँ पर कम होती है, इसलिए वो सारी की सारी विशेषताएं जो मैदान में पाई जाती हैं वो किसी न किसी एक फीचर में नहीं पाई जाती। वैसे मनुष्य आपको पता ही है कि कहीं भी पहुँच सकता है। लोग कह रहे हैं चांद पर भी कॉलोनियाँ बनेगी, तो कॉलोनी तो कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो चीज़ मैदान में है वो और कहीं विशेषताएं उपलब्ध नहीं हो सकती। इसीलिए तो जो हमारी संस्कृति यानी कि हमारी जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन जो हमारा था, वो लगभग मैदानों में ही पनपा। देखना आप, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के किनारे है ना। और इसकी माया सभ्यता है, अपनी सबसे बड़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी अपनी सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी की जो सहायक नदी हैं उनके मैदानों में ही पनपी। क्योंकि मैदान वो चीज़ है जो मैदान है, मैदान की विशेषता क्या होगी, जलवायु होगी, उत्तम प्रकार की जलवायु होगी, सबसे उत्तम प्रकार की जलवायु होगी। यानी कि कौन सी जलवायु होगी, उपारदर प्रकार की जलवायु होगी। मोस्टली मैदानों में, मोस्टली लगभग मैदानों में जो जलवायु है वो कौन सी होगी, उपारदर प्रकार की जलवायु होगी। कौन से प्रकार की होगी, उपारदर प्रकार की जलवायु होगी। अब इसे उपारदर को अपने राजस्थान के हिसाब से देख रहा हूँ मैं कि CWG कहेंगे। क्या कहेंगे, CWG। वैसे अगर वैश्विक दृष्टि से अगर कोपेन का वर्गीकरण करेंगे ना, तो वहाँ भी मैदानों को CWG से ही संबोधित किया जाएगा, लगभग, ठीक है। और यहाँ अब इसकी उपारदर जलवायु है, इसकी क्या होगी, सम तापमान यानी कि समान तापमान, ठीक है। और सम वायुदाब और सम वायु वेग, ठीक है। और सम वनस्पति, और क्या होती है मैदान की विशेषता, सम वनस्पति। तो मोस्टली जहाँ पर ये विशेषताएं पाई जाती है उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, मैदान कह सकते हैं। मैदान, अब इतनी चीज़ें जीने के लिए, सम वायुदाब है, सम वायु है, सम वनस्पति है, सम तापमान है, इतनी चीज़ें जीने के लिए उपयुक्त हैं, तो मानव क्यों पहाड़ों में जाए, क्यों मानव यानी कि ऐसी चीज़ों में जाए जहाँ, तो मानव कहाँ रहेगा, मैदानों में रहेगा। तो आप देखना कि जो एशिया का दक्षिणी भाग है, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो लगभग मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। और वहाँ पर वैश्विक दृष्टि से देखें तो विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है इसी भूभाग में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मानव को आवासीय, जो मानव की आवासीय दृष्टि है वो क्या है, सर्वाधिक है।
चलें आगे। आगे अपने राजस्थान के भौतिक भूभाग की बात कर रहे थे ना, कि राजस्थान के भौतिक भूभाग में पूर्वी मैदान की क्या विशेषता है। तो पूर्वी मैदान वही अपन वहीं से शुरू कर रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति का काल, उत्पत्ति का काल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। उत्पत्ति का काल आपको ज्ञात ही रहना चाहिए। हर एक प्रदेश का उत्पत्ति का काल आपको ज्ञात रहना चाहिए। ठीक है, तो उत्पत्ति का जो काल था वो था प्लीस्टोसिन काल। कौन सा था? प्लीस्टोसिन काल की बात कर रहा हूँ मैं। प्लीस्टोसिन काल था। कौन सा काल था? प्लीस्टोसिन काल। ठीक है, तो उत्पत्ति का जो काल था वो पूर्वी मैदान का, वो कौन सा था? प्लीस्टोसिन काल था। कहा यूँ जाता है कि प्लीस्टोसिन जो काल है वो क्या है, ऐसी एक प्रक्रिया थी, यानी भूगर्भीय हलचल थी उस काल में हुई, जिसके अंतर्गत क्या हुए, जो समुद्र थे, जो पहाड़ थे, जो ऊंचे भूभाग थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे मैदानों में कन्वर्ट हो गए, मैदानों में बदल गए। तो प्लीस्टोसिन काल के अंदर, कौन से काल के अंदर? प्लीस्टोसिन काल के अंदर ये बदल गए। ठीक है, और महाकल्प कौन सा था? महाकल्प, ये तो काल है, और महाकल्प कौन सा था? महाकल्प कौन सा था मेरे साथियों? महाकल्प था नूतन महाकल्प। कौन सा था? नूतन महाकल्प था। कौन सा महाकल्प था? नूतन महाकल्प था। कौन सा महाकल्प था? नूतन। अब इसको आपकी किताबों में किस नाम से संबोधित किया होगा? देखना, किताबों में आपको मिलेगा नियोजोइक युग, नियोजोइक एरा के नाम से। आई बात समझ में? तो किताबों में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नियो तो नूतन। ठीक है, नियो से बिना है नियोजोइक एरा या नूतन महाकल्प से संबंधित कौन है? ठीक है, तो प्लीस्टोसिन काल है, और प्लीस्टोसिन काल के अंदर उत्पत्ति किसकी हुई थी? पूर्वी मैदान की हुई थी। राजस्थान के पूर्वी मैदान की उत्पत्ति प्लीस्टोसिन काल में हुई थी। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब इसका संबंध किससे है? किसका? इसका पूर्वी मैदान का संबंध यानी कि किससे बना हुआ है? ये तो उत्पत्ति की बात थी ना, ये उत्पत्ति की बात थी। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये बना हुआ है गंगा यमुना के मैदान का भाग है। गंगा यमुना के मैदान का भाग है। गंगा यमुना जो नदियां हैं, जो गंगा यमुना नदियों के द्वारा तलछट लेके आई गई, उनके द्वारा क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। जो मिट्टियां बिछाई गई ना, उनके द्वारा निर्माण हुआ। किसका? मैदानों का। किसका? भारतीय मैदानों का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत जो राजस्थान का कुछ भूभाग है वो किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है, जिसको राजस्थान की दिशा के अनुसार उसे पूर्वी मैदान कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो गंगा यमुना की बात कर रहे हैं अपने मैदान और मैदान संबंधित किससे है? प्रत्यक्ष रूप से तो गंगा यमुना के। किससे? गंगा यमुना नदियों का मैदान है। गंगा यमुना नदियों का क्या है? मैदान है। अब गंगा और यमुना, तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सहायक नदी चंबल है। कौन है? चंबल प्लस बाणगंगा, डायरेक्टली बाणगंगा। ठीक है, तो इन नदियों के, और जो इसकी सहायक है मिलके क्या बनाती हैं? एक मैदान का निर्माण करती हैं, और उस मैदान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है कई बार कि गंगा यमुना के मैदानों का निर्माण राजस्थान से संबंधित है, तो हाँ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि गंगा यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो राजस्थान का भी भूभाग सिंचित करती हैं। ठीक है, वो कथन और कारण वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, प्रश्नों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि गंगा यमुना के मैदान से राजस्थान का भौतिक भूभाग भी शामिल होता है। ठीक है, फिर कथन पूछे, कारण हो गया, कारण पूछेगा क्योंकि वो उपजाऊ मैदान है, ठीक है।
तो उनमें आपको अब क्या करना पड़ता है, वहाँ पेशेंस दिखा के आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो प्रश्न आएगा, तो वहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक नदी दूसरी नदी से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, और ऐसी नदियाँ उनको क्या कहते हैं, एक अंतः प्रवाही नदी होती है, एक सीधी स्वतंत्र नदियाँ होती है। तो ये स्वतंत्र नदियाँ हैं, अंतः प्रवाही नदियाँ नहीं। अंतः प्रवाही नदियाँ वो होती हैं जो अपना जल किसी में नहीं डालती, सीधा या तो लुप्त हो जाती हैं या क्या कर देती हैं, अपनी झील या किसी छोटी झील में गिर जाती है, लुप्त होना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस मैदान की विशेषताएं देखते हैं कि इस मैदान की क्षेत्रफल कितना है, किसका, पूर्वी मैदान का। राजस्थान में पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल, राजस्थान का पूर्वी मैदान में जनसंख्या कि कितनी जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की तुलना में, किसकी तुलना में, राजस्थान की तुलना में। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 23.3%। कितना है, 23.3% क्षेत्रफल किसका है, पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है। और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है ना, वो करती है लगभग 39%। कितनी करती है, 39%। तो अब बहुत सी किताबों में 40% दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है, 23.3%, और जनसंख्या कितनी है, 39 पॉइंट कुछ आगे, इसलिए उसने 40 माना। तो लगभग कितना है, 40%, और अप्रोक्सीमेट कितना है, या सॉरी पक्का कितना है, लगभग यानी पूरा माने तो कितना है, 39% है, और लगभग कितना है, 40% है। कई बार वो इसको भी ले लेता है कि 23% ही भूभाग है। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद में इसका मान्य नहीं होता, लेकिन अपन तो पूरा याद करें। ठीक है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में ऐसा कोई फेरबदल हुआ नहीं है, कई सालों से यही चल रहा है, और ये रहेगा भी ऐसे ही, क्योंकि पूर्वी मैदान को भौतिक है यानी प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ को इंसान खत्म नहीं कर सकता। हाँ, इसे चेंज कर सकते हैं, जनसंख्या बढ़ सकती है, घट सकती है ना। हाँ, जनसंख्या मानव के हाथ में है, मानव चाहे तो जनसंख्या बढ़ा भी सकता है, मानव चाहे तो जनसंख्या गिरा भी सकता है। चलो आगे चलते हैं। तो ये है क्षेत्रफल और ये क्या है, जनसंख्या। अब जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वी मैदान संपन्न है। क्या है, पूर्वी मैदान संपन्न क्षेत्र है। हाँ, अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखें, अगर नुकसान के हिसाब से ना देखें, कहें कि सर्वाधिक मानव आवासीय भूभाग जो उत्तम है, मानव के लिए अनुकूल क्षेत्र कौन सा है, तो वो पूर्वी मैदान आएगा। कौन सा आएगा कि राजस्थान का मानव निवास के लिए, मानव निवास के लिए, मानव निवास, निवास्य या निवास के लिए अनुकूलतम क्षेत्र या प्रदेश कौन सा है, कौन सा है प्यारे साथियों, तो वो है पूर्वी मैदान। कौन सा है, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। क्योंकि मानव को मैंने कहा था सम जलवायु चाहिए, है ना, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। ठीक है, अनुकूलतम मौसम है, उपारदर जलवायु है, उपारदर प्रकार की जलवायु है। तो ये मानव के लिए, राजस्थान में मानव के लिए रहने के लिए, निवासी रहने के लिए जो अनुकूलतम स्थान है वो कौन सा है, पूर्वी मैदान है। अब इतनी बढ़िया अनुकूलतम जगह है तो वहाँ कृषि भी ज़्यादा होगी, तो कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के लिए अनुकूलतम स्थान भी कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी मैदान ही है। कृषि के लिए अनुकूलतम क्षेत्र भी कौन सा है, कृषि मैदान है, पूर्वी मैदान है, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसकी विशेषताओं की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विशेषताओं, तो पहली विशेषता, और पहली विशेषता ये है कि पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान में, और पूर्वी मैदान में मृदा, और मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है, जलोढ़, जो वैश्विक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। वैश्विक दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है, जलोढ़ मृदा मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, जलोढ़। ठीक है, यानी नदियों द्वारा जो नदी बिछाई, नदियों द्वारा जो मृदा लाकर बिछाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। पानी इतना बढ़िया इसमें, यानी कि जलोढ़ मृदा में पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, इसलिए इसको जलोढ़ कहते हैं। जल धन ऊढ़ से बना है, जल को धारण करने वाली मृदा। ठीक है, जल को धारण करने वाली मृदा। तो विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ है।
तो अगर इतनी उपजाऊ है तो यहाँ कृषि क्या होगी, वो अनुकूलतम होगी। तो कृषि के लिए अनुकूलतम क्षेत्र कौन सा हो गया, पूर्वी मैदान ही हो गया। कौन सा हो गया, पूर्वी मैदान ही कृषि के लिए अनुकूलतम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब कृषि ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करेगी। तो जनसंख्या सर्वाधिक, जनसंख्या सर्वाधिक, और जनसंख्या सर्वाधिक तो देखना जयपुर में, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर ही है मेरे प्यारे साथियों। और जनघनत्व वाला क्षेत्र भी यही है। तो सर्वाधिक जनघनत्व लगभग 595 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में देखना भरतपुर भी यहीं है, देखना अलवर भी यहीं है। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र हैं जो पूर्वी मैदान में आते हैं, एनसीआर में भी शामिल हैं ये क्षेत्र। और यहाँ जनसंख्या भी क्या है, ज़्यादा रहती है। जैसे दौसा है, जैसे क्या है, दौसा है, जैसे क्या है, टोंक है, जैसे क्या है, टोंक है, जैसे अलवर है। ये वाले भाग वो भाग हैं जहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जैसे अब भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में सरसों है ना, तो सरसों उत्पादित क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, जयपुर की बात करूं तो जयपुर में जो उत्पादित क्षेत्र ज़्यादा है कौन सा है, अलवर की बात करें तो अलवर में बाजरा उत्पादित क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, तो कृषि के हिसाब से ये क्षेत्र क्या है, संपन्न है। कृषि के हिसाब से ये क्षेत्र क्या है, संपन्न है। क्यों संपन्न है, क्योंकि वहाँ पर कौन सी वो मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये विशेषता है कृषि की विशेषता, यानी कि मिट्टी की विशेषता के अंदर कृषि डाली गई है। प्रश्न आएगा कि पूर्वी मैदान में, यहाँ मैं प्रश्न डाल रहा हूँ, आप इसका उत्तर देना कि कथन, कथन पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान में गेहूं, सरसों, गेहूं, सरसों व अन्य खाद्यान्न फसलें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा संभावनाएं हैं या ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब इसको आर मानते हैं, इसको ए मानते हैं। कारण, कारण की बात कर रहा हूँ, ये कथन है, ये कारण है। कारण, क्योंकि वहाँ, क्योंकि जलोढ़ प्रदेश है, जलोढ़ प्रदेश है, जलोढ़ प्रदेश। ठीक है, अब इसके जो उत्तर हैं वो इस हिसाब से बनेंगे, जैसे ऑप्शन ए, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखे होंगे आपने ऐसे प्रश्न, है ना। बी की बात कर रहा हूँ, आर गलत है, ए सही है। ठीक है, और सी की बात कर रहा हूँ, सी, आर सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता, परंतु क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। तो अब इतने में से छांट के आप बता दोगे, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि जलोढ़ प्रदेश है इसलिए प्रदेश में क्या होती हैं, सरसों और ये अन्य खाद्यान्न फसल ज़्यादा होती हैं। इसका एक उदाहरण और लेना चाहता हूँ मैं कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, राजस्थान का उत्तरी भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये भी जलोढ़ प्रदेश है। ये भी कौन सा है, जलोढ़ प्रदेश है। जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़, तो आप देखना गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं और सरसों की फसल ऑलरेडी होती ही है, हमेशा ही होती आई है, जैसे जैसे सिंचाई के साधनों द्वारा। लेकिन वहाँ तो क्या प्रकृति ने वो दिया है, यहाँ घग्गर नदी के द्वारा सिंचित तो है, घग्गर नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र तो है, लेकिन घग्गर नदी का इतना पानी नहीं है कि वो क्या उसको पानी दे सके। लेकिन अपने क्या कि नहरों के द्वारा सिंचाई करके जलोढ़ की मृदा को उपजाऊ तो है ही। ठीक है, और उस यानी उसका लाभ ले रहे हैं अपन। ठीक है, और ये जो पूर्वी मैदान है ये तो क्या है, अपने आप में सिंचित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बहुत सी नदियाँ, इधर से यमुना और ये गंगा, और यहाँ से चंबल, बाणगंगा, बनास
बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो क्या करती हैं, मिलकर इसके मैदान का निर्माण करती हैं। तो वहाँ नहरें निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नदियाँ ऑलरेडी पानी दे रही हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपने देख ही लिया होगा कि इसका क्या होगा, ये होगा क्योंकि जलोढ़ मृदा है। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो अब ये याद रखना, आपके राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वहाँ भी जलोढ़ मृदा है, सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, और गंगानगर का भी उत्तरी भाग, हनुमानगढ़ का भी उत्तरी भाग ये और है। ठीक है, उत्तरी गंगानगर और उत्तरी हनुमानगढ़ में सर्वाधिक है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का मैं बात कर लेता हूँ। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा को, कौन सी मृदा को, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा, इसके द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई अवसाद के द्वारा, अवसाद तलछट कह सकते हैं अपने, तलछट से, किससे, तलछट से। ठीक है, जो नदियाँ अवसाद लेकर आती हैं बहाकर, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसे कहते क्या क्या है, देखना, जलोढ़ मृदा को कांप मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा, कांप मृदा। ठीक है, दोमट मृदा भी कहते हैं, कई जगह इसको दोमट मृदा भी कहते हैं। अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में दोगली मृदा जिसे कहते हैं ना, दोगली मिट्टी है। ठीक है, तो वो ही है। ठीक है, दोमट मृदा भी कहते हैं। और इसको ICAR क्या कहता है, एल्फीसोल कहता है। क्या कहता है, एल्फीसोल। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में इसका क्या है, स्थान अग्रणीय है। किसका, जलोढ़ मृदा का। अब इसमें जलोढ़ मृदा में फसलें कौन कौन सी उपजाई जाएंगी, अब मान लो जिस क्षेत्र में है तो जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा में फसलें, तो चावल, कौन सा है, चावल। क्यों है चावल, क्योंकि चावल तो क्या है, नदियों द्वारा ना, तो नदियाँ पानी लेके आएंगी, चावल। दूसरे नंबर की है गेहूँ, तीसरे नंबर की है सरसों, और बहुत सी फसलें हैं। और आजकल एक फसल और उपयोग में आ रही है, उसका नाम है कपास। कौन सा है, कपास। ठीक है, वैसे सोयाबीन है और है, दालें वालें यही होती हैं लगभग। ठीक है, तो चावल, गेहूँ, सरसों। और अब आपको पता होगा कि इस क्षेत्र के अंदर, यानी भारत की मैं बात करूं, अगर भारत की बात करूं तो इसके अंदर जलोढ़ मृदा का जो भूभाग है वो आता है ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, और नीचे वाले भाग, पश्चिम बंगाल वाले भाग, ये वाले भाग, ऐसे जलोढ़ मृदा है। क्यों, ये वाले भाग क्या हैं, नदियों द्वारा सिंचित हैं। किसके द्वारा सिंचित हैं, नदियों द्वारा सिंचित भूभाग है। तो यहाँ चावल भी ज़्यादा होता है, देखना उत्तर प्रदेश में गेहूँ भी ज़्यादा होता है, सरसों राजस्थान में ज़्यादा हो रही है, कपास भी उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा होती है, गेहूँ भी पंजाब में ज़्यादा होता है ना। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में। इसलिए क्या हुआ था, आपको पता है, हरित क्रांति हुई थी। क्या उनसे क्रांति हुई थी, 1966-67 में हुई थी ना, हरित क्रांति। तो सर्वाधिक जो हरित क्रांति को लाभ मिला था वो चावल को और गेहूं की फसलों को मिला था। कौन सी फसलों, पहले नंबर की चावल थी, दूसरे नंबर की गेहूं की फसल थी। सर्वाधिक लाभ मिला था कौन सी फसलों को, इसको, और गेहूं को और चावल को। ठीक है, और इसको लाने वाला बंदा था स्वामीनाथन। कौन था, स्वामीनाथन। हरित क्रांति को भारत में लाने वाले कौन थे, स्वामीनाथन जी थे। इसलिए हरित क्रांति का पिता भारत में किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, अपने स्वामीनाथन जी को कहते हैं। और सर्वाधिक जो असर दिखाया ना हरित क्रांति ने, वो चावल पर और गेहूं पर ही दिखाया था। कहते हैं कि भारत में, मैं मान लो कि 1 किलो गेहूं हो रही थी पहले पैदा, और जैसे हरित क्रांति हुई 6 किलो गेहूं होने लगी, यानी 6 गुना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, 6 गुना उत्पाद बढ़ा दिया था। किसने, हरित क्रांति ने। सिर्फ एक हरित क्रांति के द्वारा क्या हो गया, इतना ज़्यादा क्षेत्र निकलने लग गए। ठीक है, आगे चलते हैं। दोमट मिट्टी की, इसकी जलोढ़ की और बात करता हूँ मैं। जलोढ़, तो जलोढ़ क्या करती है मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा जब पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी निकलती है, मान लो ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है,
ये है पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, इससे जब कोई नदी निकल के आती है, ठीक है, ये से ऐसे नदी निकल, ये नदी निकल रही है, ये नदी निकल रही है, ठीक है। ये ऊपर वाली नदी है, ये है पहाड़। हमेशा नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर आती। जब निकल कर आती हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से नदियाँ क्या करती हैं, कुछ भूभागों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, कुछ भूभागों का निर्माण करती हैं। जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो लाकर नदी क्या करती है, पहाड़ों की तलछटी में लाकर जमा कर देती हैं। पहाड़ों की तलछटी, पगथली ना, पदस्थली कह सकते हैं इसे, पदस्थली में लाकर क्या कर देती है, जमा कर देती है। उसको कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। तो नदी या जलोढ़क मृदा द्वारा निर्मित पहला मैदान या पहली जो स्थलाकृति है उसे क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। जो बड़े पत्थर हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं यानी कि बजरी के समान, जो बजरी के समान होते हैं, दलदली भूभाग बन जाता है। कौन सा भूभाग बन जाता है, दलदली भूभाग बन जाता है, उसे कहते हैं तराई। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तराई, ठीक है। भाबर जो है वो है शिवालिक में ज़्यादा। अगर प्रश्न आए इंडिया के हिसाब से, अगर इंडियन ज्योग्राफी अपने कर रहे होते तो अपने इसका जिक्र कर रहे होते, लेकिन अब भी करना पड़ रहा है अपने को। शिवालिक हिमालय में, मैं यहाँ शिवालिक क्षेत्र लिख रहा हूँ, शिवालिक क्षेत्र में, इसलिए भाबर को क्या कहते हैं, शिवालिक के जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख, शिवालिक के जलोढ़ पंख। किसे कहते हैं प्यारे साथियों, भाबर को कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना वो ऊपर से गोल गोल होके बढ़िया, ठीक है, ऊपर से होके बढ़िया गोल गोल होके यानी बिछ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा स्क्रीन सेवर फ़ोन में आते हैं उनके, जो है ना ऐसे, तो भाबर, इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। किसको, भाबर को। तराई की बात कर रहा हूँ मैं। तराई में क्या होता है कि बारीक जो मृदा होती है, बारीक जो मृदा होती है वो लाकर बिछाई जाती है। तराई, और तराई जो सर्वाधिक है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा। किस में ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तराई में क्या होता है, मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं। कौन से, मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मलेरिया की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है दुधवा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, दुधवा अभ्यारण्य, वो इसी तराई क्षेत्र में विकसित है, ठीक है। समझे आप कि जलोढ़क जो है, जलोढ़क मैदान या नदी जब यानी पहाड़ों से निकल कर आती है तो चार प्रकार की आकृतियाँ बनाती है। पहली भाबर है, दूसरी कौन सी है, तराई है, दूसरी कौन सी है, तराई है, तीसरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, तीसरी की बात कर रहा हूँ, और तीसरी है बांगर। कौन सी है, बांगर, और चौथी है खादर। कौन सी है, खादर, चौथी कौन सी है, खादर है प्यारे साथियों। बांगर है वह मैदान, वह क्षेत्र जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, तो ठीक है। तो ये हो गए प्राचीन नदी के मैदान, प्राचीनतम मिट्टी के मैदान, और वह क्षेत्र जहाँ नदी का पानी पहुँच जाता है। आई बात समझे, जो नदी पेटे से ऊपर होता है वहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, इसलिए नदी मिट्टी परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन है तो जलोढ़क का भाग ही है, तो किसका भाग है, जलोढ़क का भाग है। नदी क्या होगी, मृदा परिवर्तन नहीं होगी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बांगर के मैदान कहते हैं। और खादर जो है वो नवीनतम मिट्टी के मैदान है। किसके मैदान है, नवीनतम मिट्टी के मैदान हैं। तो खादर जहाँ नदी क्या होती है, हर साल क्या कहती है, हर साल या जब बाढ़ आती है तब क्या होती है, अपने नदी का मैदान यानी वो अपना स्थान परिवर्तन कर देती है, मिट्टी का स्थान परिवर्तन कर देती है। और जो बांगर है वो क्या है, पुरातन मिट्टी के मैदान, पुरातन भी कहते हैं, नवीनतम कहते हैं, ठीक है। ये नवीनतम है, ये पुरातन है बांगर, ठीक है। और इसके आगे का जो पार्ट है वो अपने करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।